गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, द यूनियन लेजिस्लेचर। यानी हमारी संसद। एग्जैक्टली। आज हम जानेंगे कि हमारे देश को चलाने वाले कानून आखिर कहाँ और कैसे बनते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हमारी सरकार और संसद कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार चलती कैसे है। सरकार के 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली सरकार के 3 अंग हैं। पहला है लेजिस्लेचर यानी विधायिका। इसका काम है देश के लिए कानून और नीतियां बनाना। आज हमारा फोकस इसी पर रहेगा। ठीक है, द लॉ मेकर्स। एग्जैक्टली। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। इसका काम है लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हैं उन्हें लागू करना और देश चलाना। और तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। इसका काम है कानूनों की व्याख्या करना और न्याय सुनिश्चित करना। तो जब हम संसद या पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? संसद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। सबसे पहले द प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति। ओके। फिर आता है लोकसभा, द लोकसभा। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल। और तीसरा है राज्यसभा, द राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एग्जैक्टली। तो ये तीनों मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत एक फेडरल देश है। फेडरल? हाँ, जहां केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया? देखिए, भारत इतना बड़ा और विविध देश है तो उसे चलाने के लिए ये जरूरी था। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से देश से अलग हो सकता है। अच्छा, तो शक्तियां बटी हुई हैं लेकिन फिर भी केंद्र ज्यादा मजबूत है। हाँ, इसी को यूनिटरी स्पिरिट कहते हैं। शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा गया है। हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे डिफेंस, बैंकिंग। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है। स्टेट लिस्ट में राज्य के महत्व के विषय हैं जैसे पुलिस, कृषि। इन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में वो विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, शादी। लेकिन अगर कोई मतभेद हो जाए तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। बिल्कुल। और एक और चीज है रेसिजुअरी सब्जेक्ट्स। ये क्या है? ये वो विषय हैं जो संविधान बनाते समय थे ही नहीं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट। इन पर भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। चलिए अब लोकसभा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। तो लोकसभा के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन इससे पहले भी तो भंग किया जा सकता है। हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। और सदस्य कितने होते हैं? देखिए, अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। अभी 543 सदस्य हैं। पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, पर अब वो प्रावधान हटा दिया गया है। और ये सीटों का बंटवारा कैसे होता है? सीटें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। अच्छा, तो मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा वहाँ सीटें भी ज्यादा? हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। और सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष और भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है। और राज्यसभा लोकसभा से कैसे अलग है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अ परमानेंट बॉडी। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये डिसॉल्व नहीं होती? नहीं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम है। हाँ, इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। और बाकी के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, खेल जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे मजेदार बात आती है, संसद में काम होता कैसे है? देखिए, संसद में सत्र मतलब सेशंस होते हैं। साल में कम से कम 2 सत्र जरूरी हैं। और 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, राइट? एग्जैक्टली। आमतौर पर 3 सत्र होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सत्र। और मैंने कोरम के बारे में सुना है, ये क्या होता है? कोरम वो न्यूनतम सदस्य संख्या है जो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए जरूरी है।
अगर कोरम पूरा नहीं होता तो स्पीकर सदन को एडजर्न कर देते हैं। मतलब कार्यवाही रोक देते हैं। हाँ, उस दिन के लिए। क्वेश्चन आवर के बारे में भी बहुत सुना है, ये क्या है? हर वर्किंग डे का पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है। ये बहुत जरूरी है। क्यों? इसमें सांसद यानी एमपीज सरकार और मंत्रियों से जनता से जुड़े मुद्दों पर सीधे सवाल पूछते हैं। यह सरकार को जवाबदेह बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। तो सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए संसद के पास और क्या तरीके हैं? हाँ, मोशंस बहुत पावरफुल टूल हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? एक है एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव। ये कब इस्तेमाल होता है? जब देश में कोई बहुत जरूरी और अर्जेंट घटना हो जाए, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना या दंगे, तो इस मोशन के जरिए बाकी सारे काम रोककर सिर्फ उसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ये तो विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। बिल्कुल। अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार में देश का या सदन का विश्वास नहीं रहा, तो वो ये प्रस्ताव लाते हैं। और अगर ये पास हो जाए तो? अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो क्या इन दोनों सदनों की अपनी अपनी कोई खास शक्तियां भी हैं? एक्सक्लूसिव पावर्स? बिल्कुल हैं। लोकसभा की बात करें तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। मतलब पैसे से जुड़ा कोई भी बिल? हाँ, और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और अगर किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए? तो जॉइंट सेशन में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि उसके सदस्य ज्यादा हैं। तो फिर राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या हैं? राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। अगर राज्य सूची स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना है, तो इसकी पहल सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। अच्छा, ये तो बड़ी पावर है। हाँ, ये फेडरल बैलेंस के लिए जरूरी है। इसके अलावा देश के लिए कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो, जैसे IAS, IPS, तो उसका प्रस्ताव भी राज्यसभा ही पास कर सकती है। एग्जैक्टली। तो आज हमने देखा कि भारत की संसद एक बहुत ही व्यवस्थित और शक्तिशाली संस्था है। ये ना सिर्फ कानून बनाती है, बल्कि सरकार को भी नियंत्रित करती है। हाँ, ये हमारी लोकतंत्र की नींव है, जहां हर आवाज को सुना जाता है और सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है। उम्मीद है आपको द यूनियन लेजिस्लेचर का ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, और ये भी है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अरीना नहीं, बल्कि देश के गवर्नेंस का सेंट्रल पिलर है। बिल्कुल। इस तरह के और भी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए गुरुकुल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।